नक्सलवाद और नक्सलियों पर कई फिल्में बनी हैं, कई तरह की बातें की जाती है, कई तरह के नैरेटिव है और अब विपुल अमृतलाल शाह द केरला स्टोरी के बाद नक्सल स्टोरी लाए हैं। तो ये फिल्म जो दिखाती है वो देखने के लिए शायद हिम्मत चाहिए और जिस तरह से दिखाती है वो भी देखने के लिए हिम्मत चाहिए। तो कमजोर दिल वाले शायद इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। ऐसी फिल्मों को अक्सर एजेंडा और प्रोपोगेंडा कहा जाता है। इनकी कहानी पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह एबीपी न्यूज पर कह चुके हैं कि जिसे भी फिल्म की रिसर्च और तथ्यों पर बहस करनी हो वो तैयार है। हम इस फिल्म को क्राफ्ट के नजरिए से रिव्यू करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बस्तर द नक्सल स्टोरी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है आईपीएस ऑफिसर नीरजा माधवन से, जिस पर अदालत में निर्दोष आदिवासियों को फेक एनकाउंटर में शामिल करने के जुर्म में और नक्सली गतिविधियों को रोकने की आड़ में फैलाए गए अतिक्रमण में दोषी होने का मामला चल रहा है और नीरजा पर लेखिका वान्या रॉय के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप भी है। अदालत में सरकारी पक्ष की वकील है शिल्पा शुक्ला, जबकि नीरजा की तरफ से केस लड़ रहे हैं यशपाल शर्मा। अब शिल्पा चाहती है कि सलवा जुडुम पर रोक लगाया जाए। अब सलवा जुडुम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादियों से निपटने के लिए सलवा जुडुम अभियान की शुरुआत की थी। सलवा जुडुम का अर्थ होता है शांति का कारवा या फिर शांति यात्रा और इसका उद्देश्य राज्य में नक्सली हिंसा को रोककर शांति स्थापित करना था। भाई सलवा जुडुम के अध्यक्ष थे राजेंद्र कर्मा और शिल्पा चाहती है कि उन्हें भी अरेस्ट किया जाए। दरअसल इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण की फोर्स तैयार करना था जो माओवादियों के खिलाफ लड़ सके। ग्रामीण आदिवासियों को हथियार देकर उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर मतलब कि एसपीओ बनाया गया, लेकिन शिल्पा उस पर भी रोक लगवाना चाहती है। तो एक तरफ तो नीरजा के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीरजा दरअसल में प्रेग्नेंट है। इसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी ईमानदारी से निभा रही है, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर की जान जाने का अक्सर खतरा रहता है। और यहाँ पर नक्सलवादियों ने बस्तर को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। सरकार की कोई भी योजना बस्तर तक नहीं पहुँच पाती। अगर वो कोई काम करना शुरू करते तो नक्सलवादी उन्हें मार देते, जैसे कि नई सड़कें ना बनने देना, स्कूल ना बनने देना, ना ही हॉस्पिटल। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि बस्तर में ही एक छोटे से कस्बे में एक आदमी जो है वो 15 अगस्त के दिन इंडिया का झंडा फहरा रहा होता है और राष्ट्रगान भी गा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ नक्सलवादी आ जाते हैं जिनका लीडर था लंका रेड्डी। सबसे पहले तो वो उस आदमी को रोकता है, जिसके बाद वो अपना झंडा जो है वो ऊपर लगवाता है और बाद में वो जनता अदालत के द्वारा उस आदमी को मारने के लिए कहता है। सभी लोग उसे अपने सामने मरता हुआ देख पाते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि नक्सलियों की ताकत जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस आदमी को यहाँ पर मारा गया उसकी पत्नी जो है वो सामने से ये नजारा देख रही थी। उस आदमी के 32 टुकड़े किए जाते हैं, लेकिन रत्ना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है और ये नक्सलवादी इंडिया को अपना देश नहीं मानते हैं। जिसके बाद रत्ना को उसकी पति की डेड बॉडी को एक बोरे में पैक करके दे दी जाती है और रत्ना यहाँ पर अपनी छोटी बेटी के साथ यहाँ से अपने गाँव चली जाती है। रत्ना का एक बेटा भी था जिसका नाम रतन है। तो नक्सलवादी उसे माओवादी में शामिल कर लेते हैं। दरअसल में नक्सलवादियों का एक नियम है कि बस्तर में हर एक फैमिली से उन्हें एक लड़का चाहिए। अगर वो मना कर देते तो वो उनकी पूरी की पूरी फैमिली को मार देते और इन नक्सलवादियों का हाथ बहुत बड़े बड़े लोगों तक था, यहाँ तक कि लश्कर तक। वो लोग वहाँ से हथियार लाया करते थे और इन सभी का मेन लीडर होता है नारायण बागची। नारायण बागची इन सभी को कॉमरेड कहकर पुकारता था और राज्य में सरकार भले ही किसी भी पार्टी की हो, लेकिन चलती हमेशा इन नक्सलवादियों की ही है और इन लोगों के साथ काफी बड़े बड़े नेता भी शामिल होते हैं। नारायण बागची का सिर्फ एक ही सपना है कि उसकी एक बहुत बड़ी फौज हो और वो पूरे देश पर राज कर सके। अब एक छोटे से गाँव में रत्ना जो है वो नीरजा से मिलती है और रत्ना यहाँ पर नीरजा को वो सब कुछ बता देती है जो कि उसके साथ हुआ है। ये सारी बातें सुनने के बाद नीरजा उससे कहती है कि तुम्हें एसपीओ ज्वाइन करना चाहिए और जिस भी आदमी ने तुम्हारे पति को मारा है तुम्हें बदला लेना चाहिए, तो इससे तुम्हें रोजगार मिल जाएगा और तुम अपने पति का बदला भी ले सकोगी। जिस पर कि रत्ना ये सब करने के लिए मान जाती है और फिर यहाँ पर रत्ना की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है और वो ट्रेनिंग भी नीरजा के अंडर ही हो रही थी। तो इस तरह से नीरजा ने यहाँ पर बहुत सारे एसपीओ ऑफिसर्स को जोड़ लिया था और अपनी भी एक फौज तैयार कर ली थी और नीरजा ने यहाँ पर एक सॉलिड प्लान भी बनाया था। उसने प्लान बनाया था कि अगर नारायण बागची उनके कब्जे में आ जाता है तो ये सारे ऑपरेशन रुक जाएंगे और नक्सलवादी आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्लान के तहत नीरजा अपनी एक फौज लेकर नारायण बागची को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है
और वो उसे सक्सेसफुली पकड़ भी लेती है। नीरजा का साथ इस ऑपरेशन में एसपीओ के ऑफिसर्स और सीआरपीएफ के जवानों ने दिया था। तो अब नीरजा को ऐसा लग रहा था कि हालात अब कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ इतना कंट्रोल करना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर लंका रेड्डी जो है वो पूरी तरह से गुस्से में था। उसे मालूम है कि नारायण बागची के अरेस्ट हो जाने के बाद उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन लंका रेड्डी इस तरह से शांत नहीं बैठने वाला था। वो इनके ऊपर अटैक करना चाहता था, जिसकी खबर जो है वो नीरजा को लग जाती है। जब नीरजा को ये सारी खबर लगती है तो वो अपने साथ साथ अपने एसपीओ ऑफिसर्स और सीआरपीएफ जवानों को अलर्ट रहने को कहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि लंका रेड्डी कुछ भी कर सकता है। अब नीरजा जब अपने सोल्जरों के साथ कैंप में थी, तभी अचानक से जंगलों में फायरिंग की आवाज आने लगती है। ये सुनने के बाद नीरजा को यकीन हो जाता है कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम थी कि लंका रेड्डी कहां पर अटैक करने वाला है। ये फायरिंग बस उन्हें गुमराह करने के लिए थी, क्योंकि वो लोग तो सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे, क्योंकि वो 48 घंटे से ड्यूटी पर थे, जिस वजह से अब वो कुछ भी करने के लायक नहीं थे। तब नीरजा तुरंत ही होम मिनिस्टर के पास कॉल करती है और बैकअप मांगती है, लेकिन होम मिनिस्टर कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए वो बैकअप नहीं भेज सकते हैं। ये सुनने के बाद नीरजा को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो कुछ भी नहीं कर पाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात होते ही यहाँ पर लंका रेड्डी के नक्सलवादी जो है वो सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो उस स्कूल में सो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से नक्सलवादियों ने उन पर हमला कर दिया और सभी को जला डाला। यहाँ पर लगभग 76 जवानों की जान गई थी और इन सभी लोगों को इतनी क्रूरता के साथ मारा गया था कि कोई इन्हें देख भी नहीं सकता। और देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी नक्सलवादियों के पक्ष में थी और वो सभी लोग नक्सलवादियों को सपोर्ट कर रहे थे। सभी को ऐसा लग रहा था कि नक्सलवादियों के ऊपर जुर्म हो रहा है, इसलिए देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नक्सलवादियों को सपोर्ट कर रही थी। और इन सब की शुरुआत हुई थी एएनयू से। तो नारायण बागची को गिरफ्तार करने के कारण लंका रेड्डी ने सीआरपीएफ के 76 जवानों को मार दिया था, जिनको श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन ये सब देखने के बाद नीरजा माधवन के ऊपर कमेटी बैठ जाती है। होम मिनिस्टर उससे पूछते हैं कि आखिर 76 जवानों की जान चली गई, तुम वहां पर क्या कर रही थी? जिस पर कि यहाँ पर नीरजा उनसे कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने फोन पर आपके सामने भीख मांगी थी कि मुझे बैकअप चाहिए, लेकिन तुमने मुझे कोई भी बैकअप नहीं दिया। वो बताती है कि पिछले 50 सालों में 50,000 से ज्यादा लोगों को इन नक्सलियों ने मार दिया है। नीरजा यहाँ पर होम मिनिस्टर को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुना देती है। ये सुनने के बाद होम मिनिस्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी नीरजा को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। नीरजा उससे कहती है कि आपने फंड की वजह से इन माओवादियों को खत्म नहीं होने दिया है, जिस बात से होम मिनिस्टर गुस्से में एग्री करता है। और बाद में होम मिनिस्टर नीरजा से कहता है कि वो आज के आज तुझे सस्पेंड करवा देगा। दरअसल में ये सब कुछ नीरजा का बस एक प्लान था। वो बस होम मिनिस्टर के मुंह से उगलवाना चाहती थी और जो कि वो सुनना चाहती थी वो उसने सब कुछ सुन लिया है। दरअसल में उसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और अब होम मिनिस्टर उसे सस्पेंड नहीं करवा सकता है। एसपीओ को ऑर्डर होम मिनिस्टर के द्वारा मिलते थे, लेकिन अब होम मिनिस्टर ऑर्डर भी देगा और अब नीरजा अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी करेगी। रत्ना चाहती है कि नक्सलवादियों के कब्जे में उसका बेटा रमन है और वो चाहती है कि रमन उसके पास वापस आ जाए। तो नीरजा यहाँ पर रत्ना से वादा करती है कि वो रमन को नक्सलवादियों के पास से जरूर लेकर आएगी। तो अब नीरजा कुछ भी कर सकती है, टांग अड़ाने के लिए अब कोई भी मंत्री नहीं है। इसलिए यहाँ पर नीरजा जो है वो प्लान बनाना शुरू करती है और वो प्लान बनाती है कि वो इन नक्सलवादियों के ऊपर 5 तरफ से हमला करेंगे। नीरजा ने यहाँ पर एसपीओ अधिकारी और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर प्लानिंग कर ली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लंका रेड्डी जो है वो बस्तर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाता है और दूसरी जगह रहकर और लोगों को इकट्ठा करने की सोच से वो बस्तर को छोड़ देता है। तो जैसे ही लंका रेड्डी जो है वो बस्तर को छोड़ता है, दूसरी तरफ यहाँ पर नीरजा की पूरी टीम जो है वो नक्सलवादियों के ऊपर 5 तरफ से हमला करना शुरू कर देती है। इनके बीच में बहुत देर तक फायरिंग होती है, जिसमें कई सारे नक्सलवादी मारे जाते हैं और थोड़े बहुत जवान भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई जो है वो बहुत देर तक चलती है और रत्ना ने यहाँ पर अपने बेटे रमन को भी देख लिया था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि नीरजा को गोली लग जाती है और फिर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्ट में आज लास्ट हेयरिंग है और यहाँ पर यशपाल शर्मा जो है वो इस केस को हार जाता है और अदालत नारायण बागची को छोड़ देती है और सलवा जटोम पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है और एसपीओ को
भी बंद कर दिया जाता है। तो नीरजा को नक्सलवादियों से लड़ते वक्त गोली लग जाती है और अब क्योंकि नीरजा प्रेग्नेंट थी और उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, इसलिए उसका बच्चा जो है वो पेट में ही मारा जाता है और नारायण वांगची को भी सही सलामत छोड़ दिया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस केस को जीतने के बाद नक्सलवादी फिर से पावर में आ जाते हैं और एसपीओ और सलवा जुडुम बंद हो चुके थे। इसलिए रास्ते में एक दिन वो राजेंद्र कर्मा को रोक लेते हैं और सारे नक्सलवाद मिलकर यहाँ पर राजेंद्र कर्मा को जान से मार देते हैं। जब वो लोग राजेंद्र कर्मा को जान से मार रहे होते हैं तो यहीं पर रवन भी मौजूद था और रत्ना भी यहाँ पर राजेंद्र कर्मा के साथ मौजूद थी। तो यहाँ पर रत्ना जो है वो अपने बेटे रमन को अपने साथ ले जा लेती है क्योंकि रमन को भी उसको अपने घर जाना था, तो वो अपनी माँ के साथ वापस चला जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि एसपीओ और सलवा जुडुम तो बंद हो चुके थे, लेकिन एक ऑपरेशन के तहत सीआरपीएफ के जवानों ने लंका रेड्डी को ढूंढ लिया था और उन लोगों ने लंका रेड्डी को जान से मार दिया था क्योंकि असल में वही उनका मेन लीडर था। और यहाँ दूसरी तरफ नीरजा के ऊपर फिर से एक इंक्वायरी बैठती है, लेकिन इसमें भी नीरजा को क्लीन चिट मिल जाती है। और अब आखिर में कुछ बातें बताई जाती है, जैसे कि नीरजा माधवन को अब सभी अदालती मामलों से बरी कर दिया गया है। वह माओवादियों को खत्म करने के अपने अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए बस्तर वापस जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो वही दंतेवाड़ा से जगरगुंडा तक 81 किलोमीटर लंबी सड़क अब आंशिक रूप से चालू है। 13 और ऐसी जोखिम भरी सड़कों का निर्माण अभी भी चल रहे हैं। इन सड़कों को बनाने में सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने अपनी जान दी थी और पिछले 10 वर्ष में बस्तर में 266 फिर से स्कूल खुले हैं जो नक्सली हिंसा में नष्ट हो गए थे। 66 सलवा जुडुम शिविरों में से अब केवल 4 शिविर ही मौजूद है। पिछले 10 वर्षों में माओवादी हिंसा से विस्थापित अधिकांश लोग अब अपने अपने गाँव में वापस चले गए हैं या पास के शहरों में बस गए हैं और 2010 की तुलना में 2023 में देश में माओवादी या नक्सलवादी हत्याओं में 70% की कमी आई है। हालांकि पुलिस मुखबिरी के नाम पर कभी जन अदालत लगाकर तो कभी वैसे ही किसी बहाने किए जाने वाली हत्याओं का सिलसिला निरंतर जारी है और पिछले 50 वर्षों में पहली बार बस्तर के 19 गाँव ने इस साल 15 अगस्त को भारतीय झंडा फहराया। तो दोस्तों, द केरला स्टोरी से अदा शर्मा की अदाकारी का जो स्तर ऊंचा हुआ था, ये फिल्म उसे और आगे ले जाती है। अदा शर्मा ने अपने काम से एक बार फिर से दिल जीत लिया है। आईपीएस नीरजा माधवन की जिंदगी को अदा ने जिया है। वो हर सीन में असर छोड़ती है। एक प्रेग्नेंट महिला अफसर अपने जोश और जुनून को कभी कम नहीं होने देती। उनकी आंखों में आप गुस्सा महसूस करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आप नक्सलवादियों के खात्मे का जज्बा महसूस करते हैं। लगता ही नहीं कि अदा एक्टिंग कर रही है, ऐसा लगता है कि वो इस किरदार को जी रही है और जैसे उन्होंने असल जिंदगी में भी कभी इस दर्द को महसूस किया हो। इसके अलावा सपोर्टिंग एक्टर्स में शिल्पा शुक्ला, राइमा सेन, यशपाल शर्मा, बाकी के सारे एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। और इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का कहना है कि इस फिल्म पर रिसर्च तो वो बचपन से कर रहे हैं क्योंकि ये सब उन्होंने छोटी उम्र से देखा है और फिल्म देखकर आपको महसूस भी होता है, ये भी लगता है कि कोई डायरेक्टर आतंक को इतने क्रूर तरीके से कैसे दिखा सकता है। फिल्म पर सुदीप्तो की पकड़ तेज है, फिल्म कहीं ढीली नहीं पड़ती है, वो हर थोड़ी देर में आपको चौंकाते हैं और यही डायरेक्टर की कामयाबी है। और यहाँ पर विपुल शाह की तारीफ करनी होगी कि वो ऐसी फिल्मों में पैसा लगा रहे हैं, ऐसी कहानियां सामने ला रहे हैं जिन्हें सामने लाने की हिम्मत कम फिल्मकार कर पाते हैं। और फिल्म पिछले 60 वर्षों में भारत में व्याप्त माओवाद, नक्सलवाद, वामपंथ के ठहरे गठजोड़ को उजागर करती है। अभिनेत्री अदा शर्मा ने आईपीएस नीरजा माधवन के किरदार के साथ पूरी तरह से न्याय किया है। वे सीधी मुद्दे पर बात करने वाली एक नो नॉनसेंस पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आई है। एक तरफ नीरजा माधवन जहां बस्तर के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वे वामपंथी बुद्धिजीवी गिरोह, लेखक, मीडिया एवं अन्य से भी न्यायालय में एक कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। यह गिरोह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भारत विरोधी ताकतों को बल देता है तथा अपराधी पाए जाने पर भी अपने किए गए कृतज्ञ को सही साबित करने पर भी अड़ा हुआ है। निर्देशन की बात करें तो सुदीप्तो सेन ने अपनी पिछली फिल्म द केरला स्टोरी की तुलना में इस फिल्म में ज्यादा बेहतर काम किया है। फिल्म के कुछ दृश्य यूं तो मन को विचलित कर सकते हैं, लेकिन वह इस कड़वी सच्चाई से हमें रूबरू भी करवाते हैं। फिल्म की पटकथा तथा सिनेमेटोग्राफी एक लय पकड़कर साथ में चलती है। फिल्म में दिखाती है कि वामपंथी, नक्सलवाद और माओवाद की जड़ें कितनी गहरी है और यह लड़ाई आगे भी हमें परंपर लड़नी होगी। नक्सलवाद कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के रूप में काम कर रहा है, जिसमें यह अपना एजेंडा देश विदेश के अलग अलग मंचों पर प्रस्तुत करता है, चाहे फिर कोई साहसिक सम्मेलन हो या कोई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय।
फिल्म का एक दृश्य बहुत रोचक है। फिल्म में एक इरशाद नाम का चरित्र है जिसे दिन के उजाले में एक गांधीवादी विचारक एवं चरखा चलाने वाला एक शांति प्रिय आदमी बताया गया है, जबकि वह रात के अंधेरे में नक्सलियों के लिए देश विदेश से हथियार का बंदोबस्त करवाता है। एक बार फिर अभिनय की बात करें तो अदा शर्मा ने अपने किरदार नीरजा माधवन को जीवंत किया है, उसके साथ पूरी तरह न्याय किया है, जो सही को सही और गलत को गलत कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। एक दृश्य में तो वो गृह मंत्री को भी कटघरे में खड़ी कर देती है। तो बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म हर पहलू पर खरी उतरी है। दमदार अभिनय एवं निर्देशक फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने लायक बनाती है और हमें नक्सलवाद की सच्चाई से अवगत कराती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।